कई जितने भी भारत में बड़े अवार्ड होते हैं, 2019 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। संजीव, साफ तौर से ये कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी एक अजात शत्रु की तरह रहे। बेशक सियासत की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की थी, लेकिन बीजेपी में भी उनको उतना ही सम्मान मिलता था, सभी पार्टियां उनको उतना ही सम्मान करती थी। जी बिल्कुल, अजय काल पुरुष कह सकते हैं प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि कई किताबें उन पर लिखी गई, उनके जीते जी उनके ऊपर कई किताबें लिखा जाना अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात उन्हें नहीं लगती थी, और उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। जो लोग उनके पास पहुंचते थे अपनी बातें कहने के लिए, वो ज़्यादा राजनीतिक समस्याओं को कहीं ना कहीं अपने अनुभव और अपनी विद्वता से उनका समाधान कर दिया करते थे, और राजनीति को केवल राग द्वेष भय लोभ लाज और इस तरह से देखने का नहीं, उनका नजरिया अपने आप में राजनीति को देश और समाज की बेहतरी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए उस पर उनका जो परिप्रेक्ष्य आश्रित था। 13 का अंक उन्हें बड़ा प्रिय था। 13 नंबर बंगले में रहा करते थे दिल्ली में, मुझे याद है ताल कटोरा रोड पर उनका जो बंगला है वो 13 नंबर का था, और उस 13 नंबर बंगले में वो हमेशा रहे जब तक कि वो राष्ट्रपति नहीं बन गए। भले ही ऊंचा से ऊंचा पद उन्हें मिला, लेकिन वो बंगला उन्होंने नहीं छोड़ा। और देखिए 2013 में ही वो 13वें राष्ट्रपति भी बने, और फिर 2013 से और उसके बाद फिर देखिए आज जब मैं देख रहा हूँ ये जो तारीख है, ये अपने आप में भी क्या इस बात की सिग्निफिकेंस है कि प्रणब मुखर्जी जो है हमारे बीच 31 अगस्त को नहीं 3/1 का यहाँ भी जोड़ है, तो उसमें भी वो विश्वास करते थे। और मुझे याद है मैंने एक सवाल उनसे किया था जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो मैंने कहा था आप 13 नंबर बंगले में रहते हैं और देश के भी 13वें राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, तो वो जो उनकी उन्मुक्त हंसी है वो मुझे आज तक याद है। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े गौर से सुना और फिर उनके अट्टहास ने सब कुछ कह दिया। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा स्नेहिल और कहीं ना कहीं मानववादी उन्हें कहें। कोई भी ऐसा इज्म नहीं था राजनीति का जो उन्हें बांध पाया, जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म, उन्हें ह्यूमनिज्म सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था। एक विद्वान नेता, एक विद्वान राजपुरुष, और कहा जा सकता है कि एक तेजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी अब हमारे बीच नहीं है। और इस तरह की जो पीढ़ी धीरे धीरे जा रही है, जिसने दशकों राजनीति देखा है और उससे अपने आप में जो एक अनुभव भरा है, वो अनुभव जो लोगों के काम आता है, ऐसी पीढ़ी के एक एक करके जाने का गम और कहीं ना कहीं वो जो कमी, जो खलिस है, वो लगातार इस समाज को खलती रहेगी। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच भले नहीं हो, लेकिन उनकी जो लेगेसी है वो ज़बरदस्त है, और वो आज के राजनेताओं को उनसे बहुत ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करेगी। जी बिल्कुल संजीव, हर कोई आज उनको अपने अपने तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहा है, और हर कोई, चाहे वो ट्विटर की बात हो, चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, हर कोई उनको आज श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। लेकिन संजीव, मैं चाहूँगा कि आप उन पलों को भी याद करें जब वो देश के राष्ट्रपति थे और बहुत सारे ऐसे फैसले थे आतंकवादियों को लेकर जो अटके हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रणब मुखर्जी आए उन्होंने उन फैसलों, उन फाइलों को क्लियर कर दिया। ये भी अपने आप में उनका एक यादगार कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति के तौर पर जब प्रणब मुखर्जी साहब बने, तो एक ही बात जो कही गई कि सबसे वेल डिजर्विंग व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएगा। ऐसा आमतौर पर कम होता है जब लोग कहें कि जो पद है वो गौरवान्वित हो जाए। भारत के राष्ट्रपति का पद है, लेकिन उनका ओहदा, उनका मुकाम भारतीय राजनीति में इतना ऊंचा था कि आखिरकार सबों को ये मानना पड़े कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके कारण पद की शोभा बढ़ेगी। और मुझे याद है जब राष्ट्रपति के चयन का वक्त आया था, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे दल भी आकर राष्ट्रपति पद के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात कर कह रहे थे कि प्रणब बाबू को राष्ट्रपति होना चाहिए। और ये एक सर्वसम्मति से कहा जा सकता है कि एक निर्णय जो उस वक्त हुआ था, और देश के जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने थे तो लगता ये था कि एक गार्डियन है, एक अभिभावक है देश का, जो राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ है। और उस वक्त भी उनका मिजाज जिस तरह से हुआ करता था, वो कभी अपने आप को जनता से दूर नहीं कर पाते थे। मुझे कई कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात का अवसर मिला है जो
राष्ट्रपति भवन जाते थे मुलाकात करने प्रणब बाबू से, और प्रणब जी। बाबू कहते थे कि जो एक्टिव पॉलिटिकल जीवन है उसे वो मिस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से देश की सेवा और ज़्यादा बेहतर करने का मौका मिल सकता है। एक बार उनके साथ जाने का अवसर मिला, बाढ़ बिहार में और दूसरी जगहों पर आया हुआ था, और वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे बिहार, और उसी प्लेन में हम लोगों को ले जाया गया था, कुछ पत्रकारों को। तो उस वक्त मुलाकात का अवसर मिला, और उन्होंने जब देखा, बड़े ही भावुक तरीके से वो उस खिड़की से विमान के नीचे देख रहे थे, पानी पानी, पूरा जल प्रलय, और उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अभी भी बाढ़ जो है वो एक तरफ और सुखाड़ दूसरी तरफ, तो कैसे हम इसे तय कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की बातें ही उनके दिमाग में हमेशा रहती थी। कोई ऐसी बात जो उन्हें अपील कर जाती थी तो बच्चों की तरह चहक करके उसे चाहते थे कि तुरंत लिखें। लगातार देर रात तक काम करना, सुबह से काम करना, और अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां लेकर के काम करना, ये उनकी शैली थी। और राज्यसभा के राजनीतिज्ञ आमतौर पर ऐसे होते हैं, लेकिन जी नहीं, प्रणब बाबू ने लोकसभा की यात्रा भी कर ली 2004, उसके बाद 2009, लगातार लोकसभा चुनाव जीत करके भी उन्होंने अपने आप को जनता के होने का जो एहसास देश को दिया, वो अपने आप में नायाब है। और कहा यही जा सकता है कि ये जो क्षति आज हुई है प्रणब बाबू के जाने से, ये हर उस व्यक्ति की क्षति है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रणब मुखर्जी को जानता था। ये पूरा देश उन्हें एक अभिभावक के तौर पर देखा करता था। प्रणब मुखर्जी बीमार हुए, उन्होंने खुद सूचना दी कि एक इलाज के लिए मैं आया था अस्पताल, और यहाँ पाया कि मुझे कोरोना है और एक छोटी सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी थी। और उसके बाद हमें पता चला कि वो ब्रेन में क्लॉट था, बहुत ज़्यादा बीमारी को वो गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन अचानक पता चला कि वो कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर चले गए, और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आ पाए। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे अपने बीच से कोई बड़ा बुजुर्ग, जिसके होने का एहसास बहुत ज़्यादा था और जिसके जाने की कमी, जिसके जाने की खलिश बहुत ज़्यादा होगी, वो व्यक्ति चला गया है। और जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति के जाने की कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। जी। और अपने दर्शकों को बता दें प्रणब मुखर्जी के बारे में कि 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री रहे वो 24 जनवरी 2009 से लेकर 24 जुलाई 2012 तक, और साथ में रक्षा मंत्री भी रहे वो 22 मई 2004 से लेकर 26 अक्टूबर 2006 तक, और साथ में वो विदेश मंत्री भी रहे देश के 24 अक्टूबर 2006 से लेकर 22 मई 2009 तक, और देश के राष्ट्रपति, देश के वित्त मंत्री, देश के विदेश मंत्री, साथ में देश के रक्षा मंत्री, जो भी जिम्मेवारी उनको दी गई उस जिम्मेवारी को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बखूबी निभाया, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पे हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे हो। संजीव, ये साफ तौर से कह सकते हैं कि जो भी जिम्मेवारी उनको बखूबी दी गई, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे हो या राष्ट्रपति के तौर पे हो, वो यादगार पल रहे, वो कार्यकाल यादगार रहे। देखिए, केवल बड़े पदों की ही बात नहीं कर लें, जितना छोटा पद भी उन्हें मिला करता था, लेकिन संजीदगी उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में उनकी उतनी ही हुआ करती थी। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त जनरल सेक्रेटरी का पद या फिर कांग्रेस पार्टी में जो उन्हें पद मिला करता था, उसको लेकर के भी दादा दिन भर काम करते हैं, ऐसी ही बातें सामने आती थी। क्या काम करते हैं? लगातार दिन भर, क्योंकि उस काम को वो बड़ी संजीदगी से लेते थे। राष्ट्रपति का पद तो जाहिर है देश का सबसे बड़ा पद है और उसमें उनकी व्यस्तता समझी जा सकती थी, लेकिन हर काम को बड़े करीने से करना ये उनके व्यक्तित्व में शामिल था। ठीक है, आप ये संजीव, इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़ गए। मैं उनका भी रुख करूंगा, क्योंकि रमन, आप लगभग 15-20 साल से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, और कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी जैसा कोई बड़ा नाम नहीं है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, पूरा देश उनको याद कर रहा है। आप भी, मैं चाह रहा हूं कि कुछ यादगार लम्हे जो आपने उनके साथ बिताए हैं, यादें, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए ये। देखिए, प्रणब मुखर्जी की शख्सियत का अंदाज़ा आपको इसी से लग जाता होगा कि जैसे ही उनके निधन की सूचना हुई, कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बीजेपी नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। यानी कि प्रणब मुखर्जी का कद सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा नहीं था, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बड़ा था।
लेफ्ट पार्टीज के नेताओं के लिए भी बड़ा था और इसीलिए उनके कद को देखते हुए जब भारत रत्न देने का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया था तो कईयों को आश्चर्य हुआ था। कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी कि आखिरकार ये बात उनके जेहन में क्यों नहीं आई, क्योंकि वो इस कद के व्यक्ति थे कि कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो पूरी बात जो आर्थिक प्रस्ताव होता था, राजनीतिक प्रस्ताव होता था, विदेश नीति के मामलों के मुद्दे पर सभी बातें उनको याद रहती थी। अगर कोई दूसरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य कोई गलत एग्जाम्पल देता था तो तुरंत उसे करेक्ट करते थे। यानी कि उनकी एक दहशत होती थी कि अगर मैं कोई गलत बात या गलत संदर्भ दूंगा मीटिंग में तो प्रणब दादा उसको टोक के कहेंगे कि आप गलत एग्जाम्पल दोगे, इसमें इस समय नहीं, इस सदी में हुआ था, इस साल में हुआ था। और संकट मोचक के तौर पर यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब भी सरकार पर कोई भी संकट आया, प्रणब मुखर्जी संकट मोचक के तौर पर सभी समस्याओं का समाधान करते थे। क्योंकि यूपीए 1 में लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता एक सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम करते थे। उनकी जब भी कोई डिमांड होती थी वो सीधा प्रणब मुखर्जी को फ़ोन करते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को फ़ोन नहीं करते थे, सीधा प्रणब मुखर्जी को फ़ोन करते थे। और कहीं भी कोई भी निर्णय उनके मन में अगर होता था तो प्रणब मुखर्जी को अवगत कराकर, यानी कि प्रणब मुखर्जी, एक बार मुझे याद है कि शरद पवार, रमन मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।